नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले कि लगातार बड़गाम से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़गाम में डीसी ऑफिस के नजदीक पकड़ा गया है तेंदुआ और 4 साल की बच्ची का यहां पर शिकारी माना जा रहा है ये तेंदुआ। और बड़गाम में पिछले दिनों एक बच्ची की तेंदुए के तरफ से यहां शिकार कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी और तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। कहीं ना कहीं वाइल्ड विभाग पर पूरी तरह से सवाल जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है कि वन विभाग किस तरह से कामयाब यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी किस तरह से ये घटनाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि शहरी इलाकों की तरफ अब तेंदुए जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़गाम से निकलकर सामने आई है, जहां पर डीसी ऑफिस बड़गाम के नजदीक ये तेंदुआ पकड़ा गया है। 4 साल की बच्ची वहां पर मौजूद थी, इसका शिकार वो कर सकता था। और बड़गाम में पिछले दिनों एक बच्ची की यहां तेंदुए ने हत्या कर दी थी, यानी तेंदुए का वो शिकार हो गई थी और तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने अब यहां पर राहत की सांस ली है। और जाहिर तरीके से अब देखना यह है कि वन विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि पहले भी वन विभाग के कई कर्मचारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई थी, जहां पर तबादले किए गए थे और साथ ही साथ यहां पर सस्पेंशन ऑर्डर भी किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि वन विभाग किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर तरीके से डीसी ऑफिस के बाहर अगर तेंदुआ पाया जाता है तो कितनी दहशत की वहां पर स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बड़गाम से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से तेंदुए को देखा गया है और एक बच्ची का ये शिकार कर सकता था, क्योंकि ये बच्ची वहां पर मौजूद थी। और बड़ी ही आप देखिए चतुराई के साथ किस तरह से तेंदुए जो हैं वो अब रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फाइल शॉट आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तेंदुए के पकड़े जाने के बाद मुकम्मल तरीके से आम लोगों ने राहत की सांस कहीं ना कहीं ली है। लेकिन सवालिया निशान वन विभाग पर कि आखिर वन विभाग किस तरह से काम कर रहा है। हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, ये कोई पहला मौका नहीं है कि रिहायशी इलाकों की तरफ इस तरह से तेंदुए जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार कई बच्चों को, कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं तेंदुए। क्या लगता है कि वन विभाग को कार्रवाई करने की कितनी जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, जब आप लेपर्ड्स को इस तरह से जंगलों से बाहर आकर आप इनको मैदान इलाकों में पाते हैं तो मामला बहुत ज्यादा सीरियस होता है। जिला बड़गाम के उस वाक़े के बाद आज बहुत बड़ी एजेंसी ने दावा किया कि वही लेपर्ड है ने ओमपुरा बड़गाम में कमसिन बच्ची को नोट डाला और उसके बाद इससे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बड़गाम के जो रेजिडेंस है उनकी सरकारी रिहाइश का वहां नजदीक में एक नर्सरी में पाया गया। यानी उससे पहले नटीपोरा में भी कहा गया, जो कि शहर का दिल माना जाता है, काफी नजदीक है शहर से, वहां बताया गया कि वहां पर लेपर्ड को स्पॉट किया गया। फिर उसके बाद पांपोर के इलाके में स्पॉट किया गया खड़ू के अंदर। यानी बाकी बहुत बड़ा कंसर्न है। जब आप जिम्मेदारों की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ महकमे की बात करते हैं तो इश्यू बहुत बड़ा सीरियस है। लेकिन इसी बीच में गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ी तादाद में जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है, मौके में वाइल्ड लाइफ को बड़ा इक्विपमेंट दिया गया और उनके पास अब चेन्स वगैरह के लिए मैन पावर भी बढ़ा दिया गया, ताकि इस तरह का आबादी का रुख करने का जो इशू है बहुत बड़ा सीरियस है। लेकिन नौबत आखिर क्या पड़ी कि लेपर्ड्स को, जंगली जानवरों को अपने इलाकों से निकल कर आप शहरी आबादी में आ जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसके मार्ग का ढूंढने के लिए मुख्तलिफ साइंसदान इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सीरियस इशू है कि चून के दोबारा दोहराएं सवाल। क्या कुछ आया सामने कि आखिर यहाँ पर रिहायशी इलाकों का ये रुख क्यों कर रहे हैं जानवर? क्या लगता है कि पेड़ों की जो कटाई हो रही है वो मुख्य कारण है? जब आप देखिए, जब आप फूड वगैरह की बात करते हैं तो जंगलों में अब चूंकि काफी ज्यादा मामला चले और उसके बाद इन जंगली इलाकों के नजदीक में जो जून जुलाई वगैरह में नर्सरीज प्लांट्स वगैरह की होती थी, उसमें फल फ्रूट वगैरह होते थे। उसके बाद अमूमन अक्टूबर नवंबर में ये मैदानी इलाकों का रुख करते रहे और जिसमें तब तक मक्की का फसल, धान का फसल, गंदम का फसल तैयार हो जाता था और कहीं ना कहीं ये भूख मिटाने की कोशिश करते थे। बहुत ज्यादा वजूहत ये भी है कि इंसानों ने अब जंगली एरिया जो थे, फॉरेस्ट एरिया जो थे, वहां पर इंक्रोचमेंट का बड़ा एक फुकदान है, बड़ा कंसर्न लग रहा है, जिसमें नर्सरीज और आसपास के इलाके में हमने मैदानी इलाकों से जो आबादी है अब जंगली इलाकों में दाखिल होते पाई। हालांकि रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मामला और केस अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ा कंसर्न है कि जून के एंडिंग में आप लेपर्ड्स को श्रीनगर शहर में देखते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैदानी इलाकों में आने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि आप इन लेपर्ड्स को, जंगली जानवरों को अपने एरिया में फूड वगैरह की कमी का
कहीं ना कहीं इस वक्त लेकिन वन मुश्किल विभाग है। को इस पर काम करने की जरूरत है तो जमुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सस्पेंशन ऑर्डर तो निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जब वो किसी को अपना शिकार बनाते हैं उसके बाद ऑर्डर निकालने की कोई जरूरत नहीं रहती है। सबसे पहले तो काम करने की जरूरत है कि आखिर कमियां कहां पर रह गई हैं, क्यों ये जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, इस पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी है वन विभाग की। बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि आपके सवाल का मैं जवाब तफसील से दे दूं, मैं आपको बता दूं कि महकमे के पास मैन पावर की कमी है, महकमे के पास इक्विपमेंट की कमी है, महकमे के पास देख रेख के लिए बहुत ज्यादा कमी का एहसास है। और बीते सर्दियों में श्रीनगर के बाकी महताब इलाके से लेकर दीगर इलाकों तक लेपर्ड्स को दिन के उजाले में घरों तक पहुंचते देखा गया। महकमा बेबसी के साथ कुछ बंदूकें लेकर आ जाते हैं और कई बार उन्हें कोशिश की इनको पकड़ने की, कई बार मारने की कोशिश की। लेकिन आपने सही कहा कि जब तक नुकसान हो जाता है तब तक महकमा वाइल्ड लाइफ क्या कुछ कर सकता है। महकमा वाइल्ड लाइफ खुद बेबसी में है, इनके पास ट्रेन कमांडोज की कमी है, इनके पास इक्विपमेंट उस लेवल का नहीं है, इनके पास जो सेंचुरी जो पार्क्स वगैरह हैं वहां पर इतना ज्यादा अमला नहीं है कि इसको जगह जगह पहुंचाया जाए। और ये महकमा जो है न सिर्फ इन चीजों के साथ डील करता है, बल्कि कई इलाकों में हमने देखा कि मैदानी इलाकों में सांप निकलने के बाद भी महकमा वाइल्ड लाइफ को ही मुतल्ला किया जाता है। लिहाजा मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर लेवल पर अभी जो गवर्नमेंट ने बड़ी कमेटी तश्कील की है उसमें इनको न सिर्फ सामान से लेस किया जाएगा बल्कि मैन पावर का कमी जो है यानी उसको कि दूर वाइल्ड करने की लाइफ कोशिश की सेंचुरी जाएगी। को मद्देनजर रखते हुए काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन पावर की कमी है तो जाहिर तरीके से भर्ती करना बहुत जरूरी है और इस तरह से सारी घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये ज्यादातर जानवर लगातार रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं तो खतरे से खाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो वन विभाग की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब किसी को निशाना बनाया जाता है उसके बाद विभाग जो है वो हरकत में आता है, लेकिन उस वक्त समय हो गया होता है, उससे पहले ही कार्रवाई करने की जरूरत है वन विभाग को। चलिए अब आपको रुख करा देते हैं जिला सांबा का, और सांबा से भी आज बड़ी खबर देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए कि बड़ी खबरों से आज आपको रूबरू करवाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आपको जिला सांबा का रुख कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला सांबा के अंदर कोरोना काल में जल्द ही मिल सकती है बड़ी सौगात। आपको बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में सांबा जिले के लोगों को बहुत ही जल्द एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और सांबा में कुल यहां पर पूरी तरह से एक नजर गड़ाना बहुत जरूरी था कि आखिर कहां पर कमियां रह गई, क्योंकि कल से शुरू हो सकती है 18+ के लिए वैक्सीनेशन और खत्म हो सकता है उम्मीदों के टीके का लंबा इंतजार, क्योंकि वैक्सीनेशन का मसौदा तैयार करने में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। और अब यहां जिस तरह ये पहले ही पूरी मांग आम लोगों की तरफ से सामने रखी गई थी कि जिला सांबा के अंदर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की डोजेज दी जा चुकी है। उसके साथ ही 18+ को कब यहां पर वैक्सीनेशन की डोजेज मिलेगी, ये बड़ा सवाल था। लेकिन आज बड़ी राहत यहां पर जिला सांबा के अंदर आम लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल से ही वैक्सीनेशन की डोजेज यहां पर मुहैया कराना शुरू कर दिया जाएगा 18+ के लोगों के लिए। एक राहत भरी खबर जो है वो जिला सांबा से निकलकर सामने आई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले ही मांग रख रहे थे लोग कि आखिर 18+ को वैक्सीनेशन कब शुरू होगी, तो कल से ये सौगात मिलने वाली है। क्या कुछ पूरे प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिला सांबा में अब 18 से 44 साल तक के लोगों को कल से टीकाकरण जो वो हो जाएगा। लेकिन एक लंबा इंतजार किया है जिला सांबा के जो 18 से 44 साल तक के लोग हैं, और लगातार एक सवालिया निशान भी खड़ा किया प्रशासन पर कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर टीकाकरण शुरू नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन सांबा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इनको स्टॉक जो वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और स्टॉक की पूरे देश में इस समय कमी चल रही थी। लेकिन अब इस कमी को दूर करते हुए जिला प्रशासन सांबा ने कल एक मीटिंग ली है, जिसमें मीटिंग को हेड कर रही थी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी, और कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और एक मसौदा तैयार किया गया है, एक मीटिंग लगी है कि किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, और आज वो अरेंजमेंट्स करना शुरू भी कर दिया प्रशासन ने। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रायोरिटी पर 18 से 44 साल तक के लोग हैं, पहले उनको प्रायोरिटी बेस पर टीका जो वो कल लगाया जाएगा। लेकिन किस तरह के अरेंजमेंट्स है ये थोड़ी देर में फाइनल हो जाएगा, और इसको लेकर ऑफिशियल जो जानकारी वो भी प्रशासन द्वारा में भी हो सकता है कि जल्द जारी हो जाए। पहले नहीं हो रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, क्या उस पर अभी काम शुरू कर दिया गया प्रशासन की तरफ से? लोग अपना स्लॉट बुक कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं?
देखिए अभी कोई स्लॉट बुक नहीं हो रहा है और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ देर के बाद ये प्रोसेस शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, हमारे जो सूत्र अंदर बैठे हुए थे उन्होंने हमें ये पूरी जानकारी पहुंचाई है। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से पूरा रिव्यू किया जाएगा सिस्टम को, क्योंकि जिला सांबा की 101 पंचायतें भी है, ये भी आप चीज ध्यान में रखकर चलिए, और पूरे जिला सांबा में इस प्रोसेस को शुरू करना एक बड़ी चुनौती भी होगी कि आखिर किस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर उन लोगों को वैक्सीन दी जाए जो 18 से 44 साल तक के लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जो कि ज्यादा तौर पर कामकाज करने वाला तबका है। बिजनेसमैन इसमें आते हैं, दुकानदार इसमें आते हैं, छोटे छोटे तबके ऐसे हैं। तो अब प्रशासन जी इस तरह से पूरे अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है, तो शाम होते होते कुछ ना कुछ जो वो हमारे हाथ लग जाएगा, ये जानकारी हम आपके तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहरहाल ये एक राहत देने वाली खबर है कि कल से ये टीकाकरण अभियान जो वो 18 से 44 साल तक के लोगों का जिला सांबा में शुरू होने जा रहा है बाजारों के अंदर, उस हवाले से कोई जानकारी दे दीजिए। देखिए बाजारों की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि लगातार अब जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो चुका है, मात्र सिंगल फिगर्स में मामले सामने आ रहे हैं। और एक प्रशासन ने कल ही रिलैक्सेशन दी है, जिस तरह से अलग अलग दुकानों को कैटेगराइज किया हुआ है जिला सांबा में अलग अलग दिनों के अनुसार। तो आपको पता है कि आज धर्म देव का त्योहार भी मनाया जा रहा है, जो कि एक हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आज दुकानों को खोलने की स्पेशल इजाजत दी गई है, वो बर्तन वाली दुकानें जहां से लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। तो बाजारों में लगातार रश देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काफी अवेयर हो चुके हैं, लोग लगातार मास्क पहन के रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब हम बाजारों में पहुंचते तो कोई ऐसा शख्स दिखता नहीं है कि जिसने मास्क नहीं पहना हो, लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी मानसिकता आप नहीं बदल सकते। आप जितने बजे उनके चालान काट लीजिए, लेकिन उनकी मानसिकता जो है उसे बदलना काफी जो वो नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो स्थिति काफी हद तक अब कंट्रोल में हो चुकी है जिला सांबा में। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जिला सांबा से जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपने देखा कि सूत्रों के हवाले से ही खबर निकलकर सामने आई है कि कल से वैक्सीनेशन की डोजेज यहां पर 18+ के लिए शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से अगर वैक्सीनेशन कल से शुरू होनी है तो आज स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए थी, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाए जाएं और लोगों को ये बड़ी राहत पहुंचाई जाए। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे, और राजौरी से भी आज बड़ी खबर देखने को मिली है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले तो बढ़ते ही जा रहे थे, और अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की पीर पंचाल रेंज में मौसम के जिस तरह से तेवर बड़ा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुगल रोड पर पोशाना इलाके में जून महीने में बर्फबारी शुरू हो गई है, और बर्फबारी से कई इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और बारिश से थन्ना मंडी बफलियाज मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज से सामने आई है, जहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है, बिगड़ चुका है, और बर्फबारी का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है, और लोग यहां ठंड में रहने को मजबूर हो गए हैं। और जाहिर तरीके से थन्ना मंडी और बफलियाज में रास्ते को बंद कर दिया गया है, यानी कि आवाजाही के लिए इसे बंद कर दिया गया। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले यहां पर मुगल रोड को खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस वक्त आप देखिए बड़ी खबर जो है वो राजौरी से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज की अगर बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि बर्फबारी का सिलसिला किस तरह से शुरू हो चुका है, और गाड़ियों के पहिए मुकम्मल तरीके से थमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी सड़कों पर शुरू होती है उस वक्त स्लिपरी रोड जो है वो देखने को मिलता है, और एक हादसा हो सकता है। उसी की वजह से आप देखिए कि किस तरह से सूरत हाल इस वक्त सड़क पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, पहले तो ताजा स्थिति बताइए कि जो तस्वीरें यहां पर दिखाई जा रही हैं, लगातार रास्ते को बंद कर दिया गया है क्योंकि पस्सियां गिर चुकी हैं, पेड़ वहां पर गिर चुके हैं। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? कहीं कि इस मौसम में भी बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, और सुबह आज पुशाना के मकाम पर हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि आज सुबह बहुत ज्यादा आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला भी पीर पंचाल पूरे रेंज में देखने को मिला, और आज सुबह बर्फबारी का सिलसिला भी देखने को मिला पुशाना इलाके में। हालांकि हल्की बर्फबारी, उसके बाद दूसरी तरफ थाना मंडी बफलियाज जो मुगल रोड है इसको भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ भी पस्सियां गिराने की वजह से रोड कई जगह से रोड को नुकसान पहुंचा, रोड को बंद कर दिया गया था। और इस वक्त स्थिति है कि पुशाना वाली जो बर्फ हल्की हल्की पड़ी थी वो पूरी तरह साफ हो चुकी है, मगर थाना मंडी रोड को अभी तक साफ करने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि हालांकि ये कहें कि राजौरी से थाना मंडी होते हुए मुगल रोड का रास्ता आज सुबह से ही बंद है, क्योंकि देर रात से ही राजौरी भी और पुंछ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली थी, और तेज आंधी के साथ लगातार भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह थी कि पुशाना में आज सुबह
हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई वाहनों के है। फंसे होने की वहां पर जानकारी है जमशेद? कितनी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल जो जो गाड़ियां फंसी थी उनको साफ करके रोड साफ करने के बाद उनको जरूर निकाल दिया, मगर थाना मंडी वाले रूट से अभी भी कुछ गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है और थोड़ी देर बाद वो रोड भी क्लियर कर दी जाएगी। मगर जिस तरह पुशाना वाला जो रूट है पीर पंचाल का, इसमें बर्फबारी के बाद आज सुबह मौसम ने दोबारा जिस तरह करवट ली थी और सेना की तरफ से फिर इस इलाके में जो हल्की हल्की बर्फबारी हुई थी उसको हटा दिया गया था, क्योंकि ये वही इलाका है जहां इससे पहले सेना ने 41 लोगों को रेस्क्यू किया था जब वो देर रात को फंस गए थे, उसके बाद उनको कैंप में रखा था। ये वही पूरा इलाका है जहां सुबह भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई और उसके बाद इस वक्त वो बर्फबारी को पूरी तरह साफ कर दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल हल्की बर्फबारी थी। मगर थाना मंडी और बफलियाज रोड जो मुगल रोड है वो अभी तक बंद है, क्योंकि वहां पस्सियां काफी गिराई हैं। जी गुरु लेकिन जी, जमशेद, यहाँ पर सवाल ये भी है कि एक तरफ मुगल रोड को खोलने की बात कही गई थी और दूसरी तरफ अगर पीर पंचाल रेंज की बात की जाए तो जाहिर तरीके से रास्ते में पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया, क्योंकि बेमौसमी बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर पीर पंचाल रेंज की बात करें तो यहाँ हल्की हल्की बारिश तकरीबन हर रोज ही देखने को मिलती है, मगर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार आज देर शाम को या देर सुबह ही आंधी तूफान के साथ बर्फबारी का सिलसिला, बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये एक जरूर चिंता का विषय, क्योंकि बेमौसमी लगातार ये बारिश और बेमौसमी बर्फ जो देखी गई है ये एक चिंता का विषय है। मगर मुगल रोड के जो इस तरह के हालात है, क्योंकि मुगल रोड पे पहले ही मशीनरी खड़ी की गई, अगर कहीं पे बर्फबारी या पस्सियां गिरती हैं तो उसको फौरी तौर पर साफ कर दिया जाता है, क्योंकि रास्ते में मशीनरी ऑलरेडी पहले से ही खड़ी कर दी गई है। क्योंकि इस रोड पे कब पस्सी गिरे ये कहना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए जरूरी नहीं बारिश ही हो या धूप भी हो, किसी वक्त भी इस पे पस्सियां गिरती रहती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका। मगर उसको देखते हुए पहले ही प्रशासन ने इस इलाके में मशीनें तैनात रखी हुई हैं। जिस तरह से जमशेद आप बात कर रहे हैं उस रास्ते को कब तक खोला जा सकता है? प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? जो अमला वहां पर डटा हुआ है इस वक्त सफाई को लेकर? जी गुरु जी, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई, मगर आज सुबह जरूर कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी उस रास्ते को साफ कर रहे थे, मगर उसके बाद अब प्रशासन भी इस रास्ते को साफ करने में लगा हुआ और थोड़ी देर बाद ही कह रहे हैं, कहा जा रहा है थोड़ी देर के बाद ही इस रोड को भी साफ कर दिया जाएगा। मगर जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बार बार कह रहा है राजौरी पुंछ में बारिश का सिलसिला और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है, ये एक जरूर चिंता का विषय, क्योंकि काफी आंधी हर दिन आप देखने को मिलती है। पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो लगातार 3 दिन से राजौरी और पुंछ में देर शाम से ही आंधी का सिलसिला शुरू हो जाता है और आज सुबह बारिश के साथ साथ और इस आंधी तूफान की वजह से कोई नुकसान वहां पर देखने को मिला है जमशेद? जी गुरु जी, किसी नुकसान की खबर तो अभी तक सामने नहीं आई है, मगर पिछले कुछ दिन पहले अगर हम बात करें, एक दिन पहले चले जाएं, पुंछ में जरूर इस आंधी तूफान से एक घर गिरा था जिसमें एक शख्स की मौत भी हुई थी और उसके कुछ जानवर भी इसमें मरे थे। क्योंकि लगातार जिस तरह पिछले मैं बता रहा हूं कि आंधी और बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, ये चिंता का विषय दूर दराज इलाकों वालों, खास करके पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए बना हुआ है, जहां हर रोज आप देखते हैं आंधी तूफान है। मगर उसके बाद जो पुंछ में नुकसान हुआ उसके बाद किसी नुकसान की कोई खबर सामने अभी तक नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आंधी तूफान का सिलसिला भी शुरू हो गया है, बेमौसमी बारिश वहां पर शुरू हो गई है। साफ तस्वीरें आप देखिए, रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि थना मंडी बफलियाल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बफलियाज को फिलहाल खोल दिया गया है, लेकिन थना मंडी में अभी भी सफाई का काम किया जा रहा है और महज अभी प्रशासन की तरफ से कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है कि कब तक इस रास्ते को खोला जाएगा, क्योंकि हल्की बर्फबारी की वजह से यह रास्ता बंद कर दिया गया था और बेमौसमी बारिश जो हुई है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। तो कोरोना महामारी के चलते भद्रवा कस्बे की दुकानों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है और पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी की मार सह रहे इन दुकानदारों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगा दी है। इन दुकानदारों के मुताबिक अगर बात की जाए तो पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वो अपने लोन की किस्त भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। इन दुकानदारों ने सरकार से लोन इंटरेस्ट माफ करने के साथ साथ राहत पैकेज देने की मांग कर दी है। जिस हिसाब से कि दुकानदार जो मीडियम वर्ग का दुकानदार है उसने अपनी दुकान का रेंट भी देना है, जो मुलाजिम उस रखे हैं उनको पे भी देनी है और अपने बच्चे हैं, बीवी है, घर का किराया देना है। मैं चाहता हूं कि इनको कोई राहत पैकेज दिया जाए, जैसे कि किसी की लिमिटें हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके इंटरेस्ट माफ किए जाएं ताकि उनको थोड़ी सी राहत मिले। बहुत दिक्कत, घर के चूल्हे भी नहीं किसी के जल रहे हैं, किस्त नहीं निकल रही है बैंक की, उधर से बोलते हैं कि हाँ जी किस्त में रियायत मिलेगी, लेकिन कोई रियायत नहीं मिलती है। 1 तारीख को आ जाती है, 31 तारीख तक किस्त चढ़ जाती है।
तो कोरोना के कारण जहां आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हुई है, वहीं कोरोना ने त्योहारों का रंग भी फीका कर दिया है। डुग्गर प्रदेश के त्योहारों में से एक तमन्ही का त्योहार आज मनाया गया और तमन्ही के त्योहार पर आज मंदिरों में लोगों का आना जाना लगा रहा। लोगों के मुताबिक इस त्योहार पर स्वर्गवासी पितरों के नाम पर बर्तन और हाथ से झूलने वाले पंखे आदि दान करने और घर की बेटियों को भी इस त्योहार पर कुछ न कुछ देने की परंपरा है। तो कोरोना के वजूद में आने से पहले इस त्योहार पर छबीलें लगाई जाती थी, लेकिन अब इस महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया है। एक्चुअली ये त्यौहार जो है ये कई सालों से मनाते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए ये त्यौहार मनाया गया है। आगे इस त्यौहार को बड़ी खुशी से उत्साह से मनाया जाता था, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से ना कोई लंगर लग रहे हैं, ना शबीलें लग रही हैं। बस ऐसे ही लोग एक दूसरे से बच के आ रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो अब कोरोना की वजह से वो खुशियाँ नहीं रही त्यौहार मनाने में। सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। टाइम लगता है तो आ जाते हैं मत्था टेकने के लिए। और ये बुजुर्गों के लिए बनाया हुआ त्यौहार है। जो हमारे बुजुर्ग पुराने जो गुजर चुके हैं उनका नाम लेने के लिए, आगे वाली पीढ़ियाँ उनको याद रखें, उसके लिए ये त्यौहार बनाया गया है। बजुर्ग पूरे होए होंदे ना, उनका दिन मनाते ना। जिन्हें घड़े जुड़ते घड़े, जिन्हें गड़बे बाल्टियाँ जो भी जुड़ता वो इंदे निवेत राशन पानी फल फ्रूट जो भी अपना श्रद्धा है ना वो चढ़ाइए ते सारे दे नां दा बजुर्गें दा दिंदे। ते जे धियें घर भी भेजदे, नहीं होया तो मंदिरें चढ़ांदे, कोई ब्राह्मणें गी देई ओड़ो, जिसी मर्जी देओ। ये जरूरी बड़ा साढ़े हिंदुआं त्यौहार है, मन्निया जांदा बड़ा। आज संक्रांति भी है और ये पितरों के लिए अर्पण है त्यौहार है। और इसमें पक्खियाँ दान की जाती हैं, फल फ्रूट किए जाते हैं और पितरों को शांति मिले उनके लिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनुहरे। सर्वप्रथम सब जम्मू कश्मीर के सनातन धर्म वासियों को आज तमदें जो डोगरा संस्कृति के अनुसार जो शब्द है, ये जो आषाढ़ महीने की संक्रांति है। आज भगवान सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। आज जो सिंह राशि का चंद्रमा है, 15 मुहूर्ते संक्रांति है। आज के दिन विशेष करके पितरों के नाम से, अपने पूर्व जनों के नाम से पंखा दान, तरबूज दान, जल दान, वस्त्र अन्नादि दान विशेष रूप से किया जाता है, जिसे पितर दोष हो वो भी आज विशेष करके पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं। मैं तमाम जम्मू की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया करके अपने बच्चों को संस्कार दें, मंदिरों की ओर आकर्षित करें। तो जम्मू शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन अब ये लाइट्स शो पीस बनकर रह गई हैं। अधिकतर चौक चौराहों पर लगी हुई ये लाइट्स बंद पड़ी हुई है, जिससे यातायात में खलल पड़ रहा है। आम लोगों के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स न चलने का असर ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा है और इसके कारण आए दिन सड़क हादसे भी पेश आ रहे हैं। तो लोगों ने सरकार और यातायात विभाग से जल्द इन लाइट्स को सुचारू रूप से चलाने की मांग कर दी है। ये जो लाइटें खराब है इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो लाइटों की वजह से लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ से टर्न करना कहाँ नहीं करना, तो इससे एक्सीडेंट का चांस भी बनता है। कई बार लोग पैदल भी क्रॉस कर रहे होते हैं और उधर एक साइड में गाड़ी आ जाए, दूसरी साइड से भी आ जाए, तो गाड़ियों का भी आपस में एक्सीडेंट हो सकता है। पैदल चलते राह चलते का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरी यही ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एलजी से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो ये लाइटें खराब है इनको ठीक करवाया जाए, ताकि ट्रैफिक को ठीक तरीके से दुरुस्त तरीके से ट्रैफिक सही ढंग से गाड़ियाँ चल सके और लोगों की जो जान माल का नुकसान, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा वो भी ना हो। हमारा कहना यही है कि अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी चाहिए। अभी आपको पता ही है जब लॉकडाउन खुलता है तो ट्रैफिक कितनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से और गवर्नर से यही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे लाइटें लगाई हैं इन्होंने ट्रैफिक के लिए, उसको ट्रैफिक के नियम को दुरुस्त करने के लिए इनको जल्द से जल्द ठीक करवाएं, जिससे कि
आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और जो आए दिन हादसे होते हैं उसमें भी रुकावट आए। और हमारा ट्रैफिक वालों से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इन लाइटों को ठीक करवाएं। तो जम्मू की सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतराए जान साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू नगर निगम से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को जमीनी सतह से लागू करने की अपील कर दी है, ताकि घातक ये साबित हो रहे हैं जो आवारा कुत्ते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ने से काफी तरीके से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और इन जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है। तो जीएमसी के कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर राजीव कुमार ने लोगों से भी कुत्तों के काटने पर तमाम एहतियात बरतने का आह्वान किया है। उन्होंने कुत्तों का शिकार हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचने और झाड़ फूंक से बचने की अपील की है। म्यूनसिपैलिटी से भी इस कंसर्न में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से लागू करें, ताकि ये जो डॉग्स की जो उनकी प्रजनन है या रिप्रोडक्शन है उसको हम कम कर सकें और उनकी संख्या को कम कर सकें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद हम एनिमल्स को किल करने के जो है कानून सख्त कर दिए गए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आजकल जो एनिमल बर्थ कंट्रोल पे ही स्ट्रेस दिया जा रहा है। मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि वो जहाँ पे भी डॉग बाइट या एनिमल बाइट ज़ख्म हुआ है उसको एक बहते हुए पानी से नलके के नीचे कोई लगभग 10 या 15 मिनट तक खुले पानी में उस जख्म को अच्छी तरह धोए। उसको हम कहते हैं इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये होता है इमीडिएटली करने से कि जो एनिमल या डॉग के सलाइवा जो ह्यूमन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आया है, तो उसका जो वायरस है, जो रेबीज वायरस है, लिसा वायरस होता है, उसका जो मेजर पोर्शन है वो इस पानी के फ्लो से निकल जाएगा और वुंड जो है क्लीन हो जाएगा। जो वैक्सीन है और जो वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी जैसे जैसे हम पेशेंट हमारे पास आएगा तो उस कंसर्न में। तो इसलिए लोगों को और साथ में ये बात भी यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो भी एनिमल बाइट या डॉग बाइट का केस है उसको नियर बाय हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूंक या थाली वाले या कोई फेथ हीलर्स के पास जाना चाहिए। आजकल की साइंटिफिक एविडेंस इतना है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो किसी भी जो फेथ हीलर या झाड़ फूंक वाले के पास ना जाएं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।